आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज एक ऐसे विवाद के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूं जो इस समय पूरे देश भर में चर्चित इस बात को लेकर कि किस तरीके से यूपी और दिल्ली की लड़ाई ने एक दूसरे को नीचा दिखाने की ठान ली। 19 जनवरी 2023, दिन इतवार, तिथि मौनी अमावस्या। और मौनी अमावस्या की तिथि में जिस तरह से पहले प्रयागराज और तब के इलाहाबाद और अब के प्रयागराज में जो माघ मेला लगा हुआ है, उसमें ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद जी के स्नान को लेकर एक बवाल हुआ। उस बवाल के सारे विजुअल, उस विवाद के सारी डिटेल यदि मैं आपको बताने लगूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। ये सारे विजुअल्स, वो सारे विवाद की जड़ आप सब लोग सुन चुके हैं। लेकिन असली विवाद शुरू होता है 20 तारीख की रात से। 20 तारीख की रात को प्रयागराज मेला प्रशासन द्वारा स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जब अनशन पर बैठे हुए थे अपने शिविर के बाहर, उस समय उनके एक बोर्ड पर एक नोटिस चस्पा कर दी जाती, जिसमें एक तरीके से उनको कारण बताओ नोटिस दी जाती है, जिसके अनुसार कि माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एक वाद में दिए गए उच्चतम न्यायालय के स्टे के आधार पर आप अपने को शंकराचार्य लिख ही नहीं सकते। कृपया आप 24 घंटे के अंदर स्पष्ट करें कि आप शंकराचार्य लिख क्यों रहे। साथियों, बड़ा आश्चर्य होता है। या तो मेला प्रशासन में बैठे हुए लोग मंदबुद्धि हैं, या उनको निर्देश देने वाले सत्ताधारी लोग, कोई न कोई तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी पिछले साल ही प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, और उस महाकुंभ में, चूंकि महाकुंभ में देश भर के चारों शंकराचार्य एकत्रित होते हैं, सभी महामंडलेश्वर एकत्रित होते हैं, और 13 अखाड़ों के अखाड़ा प्रमुख एकत्रित होते हैं, और उन सबका विशेष पर्वों में शाही स्नान कराया जाता है। उस शाही स्नान में कांची कामकोट पीठ के शंकराचार्य और द्वारका पीठ के शंकराचार्य के साथ में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं, तीनों का एक साथ शाही स्नान इसी प्रशासन ने करवाया था। फिर एक साल में ऐसा क्या हो गया कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जगत गुरु न रह गए। जबकि यदि मैं फहरिस्त बताऊं तो इस देश में न जाने कितने ऐसे तथा कथित संत हैं जो अपने आप को शंकराचार्य लिखे हुए घूमते हैं, और प्रधानमंत्री से लेकर तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री तक उनके शरणागत भी होते हैं। नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। नाम यदि किसी का लिया जा सकता है तो वो एक व्यक्ति विशेष वो है जिनको स्वामी रामभद्राचार्य जी कहते हैं। वो भी अपने नाम के आगे शंकराचार्य लगाते हैं।
शंकराचार्य बनने की एक निश्चित प्रक्रिया होती है। सारे विज्ञ लोग जो सनातन धर्म से जरा सा भी परिचित हैं, उनको यह मालूम है कि शंकराचार्य बनाने की प्रक्रिया क्या होती है, योग्यता क्या होती है। उस योग्यता के आधार पर पहली योग्यता ये होती है कि देश के 3 अन्य शंकराचार्य जिसको शंकराचार्य स्वीकार कर ले, वो देश का चौथा शंकराचार्य माना जाता है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के मामले में कांची कामकोट के शंकराचार्य और द्वारिका पीठ के शंकराचार्य द्वारा इनको स्पष्ट रूप से सहमति प्रदान की गई है, जबकि जगन्नाथपुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी द्वारा न तो इनकी पुष्टि की गई और न ही इनको मना किया गया, जिनका उल्लेख प्रशासन ने किया है। उस एफिडेविट को स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने आज जारी किया है, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जब मुझसे कोई समर्थन ही नहीं मांगा गया तो न मैं समर्थन करता हूं और न मैं विरोध करता हूं। इस तरीके से स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी के साथ में 2 शंकराचार्यों का स्पष्ट समर्थन और तीसरे शंकराचार्य की मौन सहमति सम्मिलित है। ऐसी स्थिति में उनको शंकराचार्य न मानना ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। केस तो किसके किसके ऊपर दाखिल नहीं है, स्वयं प्रधानमंत्री को भी केस झेलने पड़े हैं। इस देश के गृह मंत्री को भी इस देश की सर्वोच्च न्यायालय ने, उच्चतम न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने तड़ीपार घोषित किया था, तो क्या हम उनको गृह मंत्री नहीं मानेंगे? सवाल इस बात का नहीं है। सवाल वहां से शुरू होता है जब पिछले साल कुंभ में 13 जनवरी को हुई भगदड़ में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मृतकों की वास्तविक संख्या की जानकारी चाहिए थी। एक इंटरव्यू में एक पत्रकार द्वारा जब उनको संत कहा गया कि इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत हैं, तो उनके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया कि अब वो संत नहीं है, अब वो मठाधीश भी नहीं है, वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इसलिए मात्र एक राजनेता है। विवाद वहां से शुरू होता है। उस विवाद और सारे तमाम विवाद हैं। गो हत्या के विरोध में उनके द्वारा चलाए जा रहे अविरल आंदोलन भी उन कारणों में से एक कारण है। लेकिन इन कारणों से उनको हम शंकराचार्य न माने। भला शंकराचार्य, मैं बता तो रहा हूं, स्वयं जगन्नाथपुरी के जो शंकराचार्य हैं, जो वास्तविक शंकराचार्य हैं और विश्व के ऐसे महानतम विद्वान हैं जिनके पास नासा और इसरो के बड़े बड़े वैज्ञानिक दर्शन शास्त्र और वैदिक गणित की शिक्षा लेने आते हैं, ऐसे जगत गुरु शंकराचार्य के खिलाफ सरकार समर्थित तथा कथित एक आतंकवादी अघोषानंद जी को शंकराचार्य बनाकर पूरे देश में घुमाया जा रहा है। क्या यदि इस देश में नरेंद्र मोदी के अलावा भी 2-4 लोग अपने आप को प्रधानमंत्री कहते हुए हर जगह प्रोटोकॉल मांगने लगे और उनको प्रधानमंत्री कहा जाने लगे, तो क्या इस देश को ये पसंद आएगा? संवैधानिक व्यवस्थाएं होती हैं। जिस तरह से इस देश के गणराज्य को चलाने के लिए भारतीय संविधान बना हुआ है, उसी तरह से सनातन को चलाने के लिए भी सनातनी व्यवस्था निर्धारित है, निश्चित है। और यदि उस व्यवस्था का या संविधान का यदि विरोध किया जाता है तो निश्चित रूप से यह निंदनीय है। विवाद
अब इतना बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने 14 और 15 दिसंबर को दिल्ली में एक महा आंदोलन की घोषणा कर दी। फरवरी में सारी। दूसरा विवाद जुड़ा हुआ है काशी से, जहां काशी में मणिकर्णिका घाट और राजमाता अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ने की बातें प्रचारित हुई। देश का एक अदना सा भी व्यक्ति जिसको जरा से भी राजनीतिक समझ है, उसको मालूम है कि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और वहां पर एक मिनी पीएमओ कार्यरत रहता है। वाराणसी में एक थानेदार से लेकर के एसपी, डीएम, मंडलायुक्त सबकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बस की बात नहीं होती। उनकी नियुक्ति सीधा पीएमओ के हस्तक्षेप से होती। और जब ये विवाद गहराया, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने इस तरह की बातें उठाई, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आते हैं और उन तस्वीरों को एआई जनरेटेड तस्वीर बताते हुए उसको झूठ करार देते हैं। जब इन सांसदों द्वारा उन मूर्तियों को जहां इनको संरक्षित किया गया है, उसको सर्वदलीय लोगों को ले जा करके दिखाने की बात की जाती है, तो योगी आदित्यनाथ जी को पूरी काशी में कोई शिव भक्त नहीं मिलता। शिव भक्त मिलता है चेन्नई में, जहां इन नेताओं सहित 8 लोगों के ऊपर एक एफआईआर दर्ज करा दी जाती। असलियत यह है कि यदि ये मामला चलता, 2-4 दिन चलता, उसके बाद चुप हो जाता। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी नहीं चाहते कि यह मामला शांत हो, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र योगी का संसदीय क्षेत्र है और यदि एफआईआर दर्ज हुई है और उनमें 6-7 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, तो निश्चित रूप से यह मामला हमेशा सुर्खियों में रहेगा और वाराणसी कलंकित होता रहेगा और नरेंद्र मोदी को अगली बार का लोकसभा चुनाव वाराणसी छोड़कर शायद चेन्नई से लड़ना पड़ जाए। बहुत सारी वजह हैं। दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई इस देश को कहां ले जाएगी, ये कह पाना बहुत मुश्किल है। कल ही भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की औपचारिक घोषणा कर दी गई और अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा तो भाजपा के नए नवेले अध्यक्ष के सामने यही आ गई है, अन्य राजनीतिक कारणों के से पहले। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय सनातन।